अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप ठीक होंगे और आपका मिड टर्म भी बहुत अच्छा हो गया होगा। नेक्स्ट चीज़ें जो हम कोर्स के हवाले से पढ़ने जा रहे हैं, लास्ट लेक्चर में क्रेडिट फैसिलिटीज़ के हवाले से बात हुई थी, जिसमें कुछ फंडेड फैसिलिटीज़ और फिर नॉन फंडेड फैसिलिटीज़ यानी एलसी वगैरह के बारे में पढ़ा था। तो उसके आगे जो है वो आज कंटिन्यू करते हैं। ये वो तमाम फैसिलिटीज़ हैं जो आप पढ़ चुके हैं, जिसमें रनिंग फाइनेंस के बारे में बात की थी या टर्म फाइनेंस के हवाले से बात की थी। नेक्स्ट जो फंडेड फैसिलिटी हमारे पास मौजूद है, दैट इज़ FATR, फाइनेंस अगेंस्ट ट्रस्ट रिसीव्ड। एज इन द लास्ट लेक्चर आई हैड टोल्ड यू कि FATR या FIM, फाइनेंस अगेंस्ट ट्रस्ट रिसीट और फाइनेंस अगेंस्ट इम्पोर्टेंट मर्चेंडाइज, ये रिलेट करती है लेटर ऑफ क्रेडिट के हवाले से। तो लेटर ऑफ क्रेडिट भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, सो उसको फर्दर मूव ऑन करते हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट बेसिकली एक अंडरटेकिंग थी कि अगर डॉक्यूमेंट्स क्लीन हैं, डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं, देन द इम्पोर्टर इज़ बाउंड टू मेक पेमेंट। और अगर इम्पोर्टर पे नहीं करता तो उसके बिहाफ पे इशूइंग बैंक यानी कि इम्पोर्टर्स बैंक एक्सपोर्टर को पेमेंट करेगा अगर डॉक्यूमेंट्स क्लीन हैं और जिन एग्रीड टर्म्स के ऊपर बात हुई थी वो टर्म्स फुलफ़िल हो गई हैं। Now, in case the importer does not have enough funds or sufficient funds, या उनकी पहले ही इम्पोर्टर की अरेंजमेंट बैंक के साथ ये थी कि लेटर ऑफ क्रेडिट इशू होगा, और लेटर ऑफ क्रेडिट इशू होने के बाद जब शिपमेंट आएगी, डॉक्यूमेंट्स आएंगे और जब पेमेंट का टाइम आएगा, ऐसे मौके पे जो लेटर ऑफ क्रेडिट को रिटायर करना है, इन अदर वर्ड जो इम्पोर्ट की पेमेंट करनी है एक्सपोर्टर को, वो भी बैंक करेगा। इन अदर वर्ड्स, सबसे पहले लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया गया। लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करने के बाद एक्सपोर्टर ने जब शिपमेंट भेज दी, उसके डॉक्यूमेंट्स भेज दिए और वो डॉक्यूमेंट्स क्लीन है और जो एग्रीड टर्म्स थी, नाउ द टर्म्स कैन बी एट LC एट साइट हो सकती है। एट साइट मीन्स के जब डॉक्यूमेंट्स आएंगे तो इम्पोर्टर को पेमेंट करनी है, या वो यूजेंस की LC हो सकती है जिसको हम क्रेडिट बेस्ड भी कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स आ गए और जो पेमेंट है वो लेट से 60 डेज़ के बाद है, 90 डेज़ के बाद है। तो ऐसी सूरत में जब भी वो टर्म्स या जो पेमेंट टर्म्स हैं वो फुलफ़िल हो जाएंगी या उसका टाइम आ जाएगा पेमेंट करने का, नाउ इट डिपेंड्स कि वो पेमेंट कहाँ से हो रही है और कैसे हो रही है। अगर तो वो इम्पोर्टर ख़ुद पे कर रहा है, दैट मीन्स कि वो लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो ख़त्म हो जाएगा थ्रू द पेमेंट ऑफ इम्पोर्टर। बट इन केस वो पेमेंट भी इम्पोर्टर बैंक से फाइनेंस करवाना चाह रहा है, तो ऐसी सूरत में हमारे पास जो ऑप्शंस मौजूद हैं उसमें से एक ऑप्शन FATR और सेकंड ऑप्शन FIM, दैट मीन्स फाइनेंस अगेंस्ट इम्पोर्टेड मर्चेंडाइज मौजूद है। अब अगर हम फाइनेंस अगेंस्ट ट्रस्ट रिसीट को देखें तो इसकी आप कैरेक्टरिस्टिक पढ़ें, फाइनेंस अलाउड टू अ कस्टमर टू रिटायर इम्पोर्ट बिल्स अंडर oversight LC. The customer takes possession of the goods on trust to repay the loan on specified due date. It is secured by hypothecation over stocks unless exempted by appropriate authority. So क्या हो रहा है ऐसी सिचुएशन में कि लेटर ऑफ क्रेडिट की जब पेमेंट करने का टाइम है तो इम्पोर्टर बैंक को कहता है, ये ऑलरेडी अरेंजमेंट्स होती हैं बैंक के साथ, यानी कि इम्पोर्टर ऑलरेडी बैंक से इस चीज़ का अप्रूवल ले चुका होता है कि जब लेटर ऑफ क्रेडिट के अगेंस्ट पेमेंट का टाइम आएगा तो वो पेमेंट बैंक ही करेगा। ठीक है, तो अब कस्टमर या इम्पोर्टर की अगर हम बात करें तो वो पेमेंट नहीं कर रहा, बल्कि उस इम्पोर्टर के बिहाफ पे इम्पोर्टर का बैंक एक्सपोर्टर को पेमेंट कर रहा है। और क्योंकि बैंक ने इम्पोर्टर के बिहाफ पे पेमेंट कर दी है तो ऑब्वियसली इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ लोन, यू कैन से कि बैंक इसको एज अ लोन ट्रीट करेगा टू द कस्टमर, टू द इम्पोर्टर, और उसकी जो भी स्पेसिफाइड टर्म्स बैंक के साथ इम्पोर्टर ने एग्री की गई होंगी, दैट मीन्स कि वो हो सकता है उसकी मंथली पेमेंट है या क्वार्टरली पेमेंट है, सो इम्पोर्टर उसकी पेमेंट करेगा बैंक को। सो पहले लेटर ऑफ क्रेडिट इशू हुआ, उसके बाद लेटर ऑफ क्रेडिट की जो भी पेमेंट टर्म्स थी वो पेमेंट टर्म्स आ गई, बैंक ने इम्पोर्टर के बिहाफ पे कर दिया। नाउ इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इम्पोर्टर कि वो एक सर्टन एग्री टर्म्स जो भी बैंक के साथ उसने एग्री की थी उस टाइम पीरियड पे अब इम्पोर्टर बैंक को पेमेंट करेगा, क्योंकि बैंक ऑलरेडी एक्सपोर्टर को पेमेंट कर चुका है।
सो बेसिकली जो एक नॉन फंडेड फैसिलिटी थी लेटर ऑफ क्रेडिट, वो कन्वर्ट हो गई एक फंडेड फैसिलिटी के अंदर, ठीक है। सो ऐसी सूरत में जब भी लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया जाता है तो जो शिपिंग डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स जिसकी बेस के ऊपर कस्टम से वो सारी जो भी चीज़ इंपोर्ट की गई थी उसको क्लियर करवाया जाएगा। लेट से वो कोई प्लांट एंड मशीनरी थी या कोई भी मैकेनिकल पार्ट था, तो वो डॉक्यूमेंट्स बैंक के नाम पे आते हैं, फिर बैंक उसको एंडोर्स कर देता है इंपोर्टर के नाम पे या अपने कस्टमर के नाम पे, सो दैट कि उसकी कस्टम क्लियरेंस इंपोर्टर जो है वो या जो कस्टमर है वो खुद से करवा सके। सो अगर FATR की अरेंजमेंट्स बैंक के साथ हैं इंपोर्टर की, तो ऐसी सूरत में बैंक वो डॉक्यूमेंट्स एंडोर्स कर देगा इंपोर्टर के नाम पे ताकि वो जाके कस्टम क्लियरेंस करवा ले। और क्योंकि बैंक एक किस्म का लोन एक्सटेंड कर रहा है या कस्टमर को इंपोर्टर को फैसिलिटेट कर रहा है, एक्सपोर्टर को पैसे आज ही दे के और एक्सपेक्ट कर रहा है कि इंपोर्टर बाद में बैंक को पे कर देगा, तो ऐसी सूरत में वो जो 5 C's ऑफ लेंडिंग आपने पढ़े थे, कैरेक्टर, कैपेसिटी, कैश फ्लो, कोलैटरल एंड कंडीशन, सो उन सब को मद्देनज़र रखते हुए ये FATR की फैसिलिटी हर कस्टमर को नहीं दी जा सकती। यानी कि हर वो कस्टमर जो लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन करवाएगा, लाजमी नहीं है कि उसको FATR या FIM की फैसिलिटी दी जाए। ये उन्हीं कस्टमर्स को दी जाएगी जो बैंक जिनको समझता है कि ये रीपे हो सकता है या उसके 5 C's जो भी थे वो ठीक हैं और उस कस्टमर को लोन एक्सटेंड किया जा सकता है। अब जब इंपोर्टर के बैंक ने, यानी कि इशूइंग बैंक ने एक्सपोर्टर को पेमेंट कर दी, तो जो लोन के तौर पे जिसको हम FATR कह रहे हैं, जो इंपोर्टर को एक्सटेंड किया गया है, उसके ऊपर बैंक एक सर्टन परसेंटेज या मार्कअप जिसको हम कहते हैं, जो काइबर प्लस कोई ना कोई स्प्रेड होता है, लेट से काइबर प्लस 2% है या काइबर प्लस 3% है, सो वो जो एक एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा कस्टमर से या इंपोर्टर से बैंक उसको चार्ज करेगा। सो पहले लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करने पे बैंक कमीशन चार्ज करेगा, जो कमीशन इंपोर्टर बैंक को देता है वाइल ओपनिंग लेटर ऑफ क्रेडिट। फिर अगर उसकी पेमेंट इंपोर्टर ख़ुद नहीं कर रहा और बैंक कर रहा है, तो ऑब्वियसली बैंक अगर लोन एक्सटेंड करेगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं करेगा। ऐसी सूरत में वो उससे मार्कअप चार्ज करेगा, इंटरेस्ट चार्ज करेगा। इसको आप डिफरेंट नेम से हम इसी तरह करते हैं, आइदर इंटरेस्ट और मार्कअप। सो एक सर्टन काइबर प्लस कोई स्प्रेड होगा जो बैंक कस्टमर से तब तक चार्ज करता रहेगा जब तक कि इंपोर्टर बैंक को वो पेमेंट नहीं कर देता जो पेमेंट बैंक ने एक्सपोर्टर को इंपोर्टर के बिहाफ पे की थी। सो FATR बेसिकली एक ऐसी फैसिलिटी है जो इंपोर्ट बिल्स, जिसको हम लेटर ऑफ क्रेडिट फॉर एग्जांपल कह रहे हैं, वो लेटर ऑफ क्रेडिट की पेमेंट जो करनी थी, वो पेमेंट करने के लिए बैंक एक्सटेंड करता है अपने कस्टमर को या इंपोर्टर को फॉर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम विद अ कंडीशन कि उसके एक ड्यू डेट होगी कि कितनी देर बाद इंपोर्टर बैंक को पे करेगा, विद अ सर्टन परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट और मार्कअप कि वो रेट जो कस्टमर या इंपोर्टर को बैंक चार्ज करेगा। सो ऐसी फैसिलिटी को हम फाइनेंस अगेंस्ट ट्रस्ट रिसीट कहते हैं। ट्रस्ट रिसीट इज़ सिंपली, यू कैन से कि एक ट्रस्ट रिसीट कस्टमर या इंपोर्टर साइन करके देता है बैंक को कि आपको हम जो पेमेंट बैंक एक्सपोर्टर को कर रहा है एक सर्टन टाइम के बाद, एक सर्टन ड्यू डेट के ऊपर जो इंपोर्टर है वो बैंक को देगा। सो दिस इज़ ओनली अ ट्रस्ट which the bank is taking on its customer on the importer के yes, अगर कस्टमर कह रहा है कि 3 महीने के बाद वो पेमेंट कर देगा, सो एक ट्रस्ट रिसीट की बेस के ऊपर बैंक इंपोर्टर को ये फैसिलिटी अलाउ कर देता है। बट बिकॉज द बैंक नीड्स टू बी सिक्योर इन दिस रिगार्ड कि अगर कस्टमर पे नहीं करता, कस्टमर से मतलब इंपोर्टर की बात हो रही है, सो अगर इंपोर्टर पे नहीं करता तो ऑब्वियसली बैंक ने उसको कहीं ना कहीं सिक्योर करना है, कोई ना कोई एसेट के थ्रू, किसी ना किसी सिक्योरिटी के थ्रू। तो ऐसी सूरत में बैंक कस्टमर से या इंपोर्टर से नॉर्मली हाइपोथिकेशन चार्ज लेता है। नाउ हाइपोथिकेशन चार्ज लेने का पर्पस क्या है? दैट मीन्स कि अगर इंपोर्टर पे नहीं करता तो ऐसी सूरत में बैंक के पास कुछ ऐसे एसेट्स मौजूद हैं, कोई ऐसी सिक्योरिटी मौजूद है, कोई ऐसी इक्विपमेंट मौजूद है या एक ऐसा चार्ज मौजूद है
जो पेमेंट ना करने की सूरत में बैंक उसको सेल करके अपनी जो भी पेमेंट होगी, लोन होगा, उसको रिकवर कर सके. So that facility which the bank actually allows to an importer to retire or to retire the import bills or LC, कि अगर शिपमेंट आ गई है, डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं, उसकी पेमेंट ड्यू हो गई है, इंपोर्टर पे नहीं कर रहा बल्कि इंपोर्टर का बैंक इंपोर्टर के बिहाफ पे कर देता है विद एन अरेंजमेंट कि इंपोर्टर एक सर्टन पीरियड के बाद बैंक को वो पेमेंट कर देगा, वो पेमेंट जो इंपोर्टर के बैंक ने एक्सपोर्टर को की थी इंपोर्टर के बिहाफ पे. ठीक है. सो नॉर्मली उसके ऊपर जो चार्ज दिया जाता है दैट इज़ हाइपोथिकेशन ओवर स्टॉक्स. बट ऑब्वियसली अगर बैंक सिक्योर फील नहीं करता, बैंक को लगता है कि ये चार्ज काफ़ी नहीं है, तो बैंक एडिशनल सिक्योरिटी कस्टमर से डिमांड कर सकता है. वो तमाम सिक्योरिटीज़ जो बैंक को अपने आप को सिक्योर करने के लिए रिक्वायर्ड है. इट मे बी अ मॉर्टगेज चार्ज, इट मे बी हाइपोथिकेशन चार्ज, और इट मे बी सर्टन अदर चार्जेस जिससे वो इस लोन को, इस फैसिलिटी को, FATR को सिक्योर कर सकता है. नाउ द सेकेंड फैसिलिटी विच द बैंक एक्सटेंड्स एज you can say the fund based facility, that is FIM, finance against imported merchandise. So finance against imported merchandise is finance allowed to a customer to retire an import bill under letter of credit. The goods are stored under the control of bank's muqaddam. The difference between FATR background दोनों facilities का same है. सो द बैकग्राउंड इज़ सेम कि लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन हुआ, उस लेटर ऑफ क्रेडिट के अगेंस्ट जब पेमेंट का टाइम आया तो एज़ पर अरेंजमेंट विद द बैंक वो पेमेंट बैंक ने इंपोर्टर के बिहाफ पे एक्सपोर्टर को कर दी. द डिफरेंस बिटवीन द टू इज़ कि FATR में जो चार्ज क्रिएट किया जाता है दैट इज़ FATR. इन अदर वर्ड्स कि जो भी प्रोडक्ट आई होती है, इंपोर्ट हुई होती है, प्लांट मशीनरी या स्टॉक्स जो भी हैं, वो कस्टमर को उसका पोजेशन दे दिया जाता है, कस्टमर उसको यूज़ करता है, बट एक चार्ज उसके ऊपर मौजूद रहता है कि कस्टमर एक सर्टन अमाउंट तक वो स्टॉक हर वक्त अपने पास रखने का पाबंद है. सो इसको हम कहते थे FATR. द डिफरेंस इज़ कि FATR के अंदर जो भी प्रोडक्ट इंपोर्ट हुई है या जो भी स्टॉक्स हैं या प्लांट एंड मशीनरी थी, उसका पोजेशन कस्टमर के पास होगा. बैंक सिर्फ एक ट्रस्ट रिसीट की बेस के ऊपर और हाइपोथिकेशन चार्ज के ऊपर वो जो भी आइटम है या जो भी वो प्रोडक्ट है या वो प्लांट एंड मशीनरी है वो कस्टमर को दे देता है. लेकिन FIM के अंदर उसका जो पोजेशन है, पेमेंट तो बैंक इंपोर्टर के बिहाफ पे एक्सपोर्टर को कर देता है, लेकिन साथ में वो जो प्रोडक्ट होती है उसका पोजेशन बैंक अपने पास रखता है. पोजेशन से मतलब उसकी जो फिज़िकल कैपेसिटी है या जो फिज़िकली वो जो भी प्रोडक्ट होगी वो बैंक की अपनी पोजेशन में रहेगी. अब क्योंकि बैंक की ब्रांचेस में ऐसी चीज़ें, लेट से कोई प्लांट एंड मशीनरी है जो कि नहीं आ सकती, या कोई स्टॉक्स हैं, लेट से कॉटन बेल्स हैं, जो इतनी सारी कॉटन बेल्स बैंक अपने प्रेमिसेस में नहीं रख सकता, तो ऐसी सूरत में बैंक एक सर्टन एरिया, चाहे वो कस्टमर ही की फैक्ट्री में हो सकता है या कोई थर्ड पार्टी गोडाउन भी हो सकता है, सो उसको गोडाउन में रखवाया जाता है, बट उसके ऊपर जो गार्ड मौजूद है वो बैंक का होता है, जिस गार्ड को टेक्निकली हम मुकद्दम कहते हैं. सो बेसिकली मुकद्दम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, जो कि बैंक के बिहाफ पे काम करता है, कि एक सर्टन गोडाउन जो कि लॉक एंड की के साथ मौजूद होगा, और उस लॉक एंड की के ऊपर जो रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल होगा, जो गार्ड होगा, जो कस्टमर को, चाहे वो कस्टमर की फैक्ट्री में पड़ा है, चाहे वो किसी और थर्ड पार्टी गोडाउन में पड़ा है, कस्टमर को बैंक की मर्ज़ी के बगैर उस प्रोडक्ट को वो यूज़ नहीं करने देगा. ठीक है. सो वो इंडिविजुअल, वो कंपनी हो सकती है, वो इंडिविजुअल जो कि बेसिकली बैंक के बिहाफ पे उस एसेट को सिक्योर कर रहा है, उसको अपनी पोजेशन में रखा हुआ है, उसको हम मुकद्दम कहते हैं. नाउ इन अ नटशेल व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन FATR एंड FIMS के FATR में जस्ट ट्रस्ट रिसीट की बेस के ऊपर हाइपोथिकेशन चार्ज रजिस्टर करके कस्टमर को उस प्रोडक्ट का पोजेशन दे दिया जाता है, जबकि FIM के अंदर पेमेंट नो डाउट एक्सपोर्टर को कर दी जाती है इंपोर्टर के बिहाफ पे, लेकिन उस प्रोडक्ट का जो पोजेशन है, इन अदर वर्ड्स वो कस्टमर को डिलीवर नहीं की जाती,
बल्कि उसका पोजेसन बैंक अपने पास रखता है। अब अपने पास अगर फिज़िकली वो नहीं रख सकता तो वो थर्ड पार्टी को डाउन या फिर वो इवन कस्टमर ही की प्रेमिसेस में रखता है, बट कस्टमर इज़ नॉट अलाउड टू यूज़ दैट प्रोडक्ट अनटिल कि बैंक उसको अलाउ करे। और बैंक कब अलाउ करेगा? जब वो कस्टमर या इम्पोर्टर बैंक को उस चीज़ की पेमेंट कर देगा। और इस सारे प्रोसेस को सिक्योर करने के लिए जो गार्ड या जो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसको अपॉइंट किया जाता है, उसको हम मुकद्दम कहते हैं। नेक्स्ट फैसिलिटी इज़ पेमेंट अगेंस्ट डॉक्यूमेंट, PAD जिसको हम कहते हैं। पेमेंट मेड टू फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट बाय क्रिएटिंग एन एडवांस अगेंस्ट इम्पोर्ट डॉक्यूमेंट अंडर और साइट LC। बेसिकली क्या होता है, आपको पता है कि लेटर ऑफ क्रेडिट एक नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी है, जिसके अंदर बैंक सिर्फ एक अंडरटेकिंग देता है कि अगर इम्पोर्टर ने पे ना किया तो हम पे कर देंगे। सो बेसिकली इट्स अ नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी। बट वंस द डॉक्यूमेंट अराइव्स इन द कंट्री, या जब शिपमेंट एक्सपोर्टर कर देता है और उसके सारे डॉक्यूमेंट्स इम्पोर्टर के बैंक के पास पहुंच जाते हैं, नाउ दैट इज़ द टाइम वेयर द पेमेंट इज़ टू बी मेड आइदर बाय द इम्पोर्टर और बाय द बैंक। सो जो लेटर ऑफ क्रेडिट है, बेसिकली लेटर ऑफ क्रेडिट एट साइट जो है, अब क्योंकि उसकी पेमेंट करनी है, एट दैट मोमेंट द फैसिलिटी बिकम्स अ फंडेड फैसिलिटी फ्रॉम अ नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी। सो पहले जो सिर्फ एक नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी था, उसको कन्वर्ट किया जाता है PAD के अंदर। इट्स टेम्परेरी अकाउंट, इट्स अ टेम्परेरी फैसिलिटी के जस्ट उस लेटर ऑफ क्रेडिट। देखें, जब लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन किया गया था, लेट्स से वो $5,000 का था। अब वो $5,000 जब लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन हुआ था तो उसकी अमाउंट डिफरेंट थी, एक्सचेंज रेट डिफरेंट था, हो सकता है उस दिन डॉलर का रेट डिफरेंट हो। बट जब डॉक्यूमेंट्स आते हैं, जब शिपमेंट होती है, डॉक्यूमेंट्स आते हैं और पेमेंट का टाइम आता है, उस वक्त का एक्सचेंज रेट डिफरेंट हो सकता है। सो इसलिए जो LC ओपन की गई थी, उसको जब रिटायर करने का टाइम आता है तो इसको एक टेम्परेरी फैसिलिटी, जिसको हम ये PAD कह रहे हैं, इसमें पार्क किया जाता है, उसको कन्वर्ट किया जाता है पाक रुपीज़ में फ्रॉम डॉलर्स, और उस PAD के थ्रू फिर उस इम्पोर्ट बिल को या उस लेटर ऑफ क्रेडिट को रिटायर किया जाता है। रिटायर करने से मतलब ये है कि उसकी पेमेंट की जाती है। नाउ जस्ट फॉर एन एग्जांपल, हो सकता है कि लेटर ऑफ क्रेडिट जब ओपन हुआ था, उस वक्त सो लेट्स से कि जब एक लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन हुआ था, तब डॉलर का रेट 160 था और उस के अगेंस्ट एक सर्टन लाइबिलिटी हमने कस्टमर की जनरेट की थी। लेटर ऑफ क्रेडिट में लेट से हम कहते हैं कस्टमर ने लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन किया 50 मिलियन का। अब वो सारा प्रोसेस हुआ, 1-2 माह का, एक्सपोर्टर ने शिपमेंट तैयार की, उसके बाद एक्सपोर्टर ने शिपमेंट उसको सेंड किया, और जिस दिन पेमेंट का टाइम आया उस दिन लेट से डॉलर 162 पे है। सो अब जो लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन हुआ था या जो कस्टमर की लाइबिलिटी थी वो 50 मिलियन थी। अब अगर उसको पेमेंट करनी है तो डॉलर रेट बढ़ने की वजह से हो सकता है उसका उस दिन फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है या जो डॉलर टू पाक रुपीज़ रेट है वो डिफरेंट हो, 162 जैसे मैंने आपको बताया। तो ऐसी सूरत में अब कस्टमर की लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। सो अब उसे शायद 50 मिलियन पे नहीं करना, बल्कि 51 मिलियन पे करना है। ये मैं आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं बता रहा, दिस इज़ जस्ट फॉर एन अंडरस्टैंडिंग। सो लेट्स से उसने 51 मिलियन पे करना है, तो अब बैंक उस लेटर ऑफ क्रेडिट को ख़त्म करेगा। आपको पता है कि जैसे अकाउंटिंग में ड्यूअल एंट्री सिस्टम है, एक को डेबिट किया जाता है, एक को क्रेडिट किया जाता है। तो इसी तरह बैंक ने जब कस्टमर को डेबिट किया था वाइल ओपनिंग लेटर ऑफ क्रेडिट, तो जब पेमेंट का टाइम आएगा तो उसको रिवर्स कर दिया जाएगा, मतलब जो डेबिट एंट्री थी उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब लेटर ऑफ क्रेडिट की जब पेमेंट का टाइम आएगा तो लेटर ऑफ क्रेडिट वाली लाइबिलिटी ख़त्म कर दी जाएगी, बिकॉज लेटर ऑफ क्रेडिट इज़ नाउ बीइंग कन्वर्टेड इनटू फंडेड फैसिलिटी। उसकी पेमेंट का टाइम आ गया, जो कि पहले सिर्फ एक नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी थी। सो उसको जिस अकाउंट से रिटायर किया जाता है, उस अकाउंट को या उस फैसिलिटी को हम PAD, पेमेंट अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। सो रिपीटिंग द सेम थिंग कि लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन हुई, उसके बाद उसकी पेमेंट का टाइम आया, तो जब पेमेंट करनी होगी तो बैंक उसकी लेटर ऑफ क्रेडिट वाली फैसिलिटी को ख़त्म करेगा और एक टेम्परेरी फैसिलिटी उसको देगा जिसे पेमेंट अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स कहा जा रहा है। और फिर इम्पोर्टर जब बैंक को पे कर देगा वो अमाउंट जो एक्सपोर्टर को ट्रांसफ़र की जानी है, तो ये फैसिलिटी यानी कि PAD या पेमेंट अगेंस्ट डॉक्यूमेंट, इस फैसिलिटी को भी ख़त्म कर दिया जाएगा। सो इस तरीके से एक पूरी जो
लेटर ऑफ क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब आज के लेक्चर को अगर मैं रिवाइज़ करूं तो लेटर ऑफ क्रेडिट जब ओपन किया जाता है तो एक नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी के तौर पे कस्टमर को अकोमोडेट किया जाता है कि उसको नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी यानी कि लेटर ऑफ क्रेडिट की फैसिलिटी दी गई, वो एक सर्टेन टाइम पीरियड तक आउटस्टैंड करती है और बैंक उसका कमीशन चार्ज करता है लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन करते हुए। फिर जब उसकी पेमेंट का टाइम आ जाता है तो वहाँ पे 3 ऑप्शंस मौजूद हैं। पहला ऑप्शन के इम्पोर्टर अपने पैसों से उसको एलसी को रिटायर करेगा। ऐसी सूरत में उसको एक टेम्प्रेरी फैसिलिटी पेमेंट अगेंस्ट डॉक्यूमेंट की फैसिलिटी यानी कि लेटर ऑफ क्रेडिट को ख़त्म कर दिया गया और पेमेंट अगेंस्ट डॉक्यूमेंट की फैसिलिटी जो है वो उसको दी गई। इम्पोर्टर ने जब पेमेंट कर दी बैंक को तो बैंक पेमेंट अगेंस्ट डॉक्यूमेंट को एडजस्ट कर देता है और वो पेमेंट एक्सपोर्टर को ट्रांसफ़र हो जाती है। सो दैट एलसी इज़ ओपनड एंड देन फाइनली क्लोज्ड। ऑन द अदर साइड अगर इम्पोर्टर अपने पैसों से वो पे नहीं करता तो फिर 2 ऑप्शन मौजूद हैं जो मैंने आपको पहले बताया, जिसमें से एक फाइनेंस अगेंस्ट ट्रस्ट रिसीट है और दूसरा फाइनेंस अगेंस्ट इम्पोर्टेड मर्चेंडाइज है। सो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। Alright जी, next facility that we have is finance against packing credit FABC 1 and FABC 2. बेसिकली फाइनेंस अगेंस्ट पैकिंग क्रेडिट की जब हम बात करते हैं तो इसमें प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट के हवाले से भी बात होती है। सो पहले इनका डिफरेंस क्लियर कर लें। प्री शिपमेंट का मतलब ये है कि अगर एक एक्सपोर्टर, इससे पहले जो हम फैसिलिटीज़ पढ़ रहे थे वो इम्पोर्ट बेस्ड थी या इम्पोर्टर को फैसिलिटेट करने के लिए थी, जैसे लेटर ऑफ क्रेडिट है या जैसे FATR थी या FIM थी या PAD थी। अब जब हम एक्सपोर्टर की बात करते हैं तो रिमेंबर एक्सपोर्ट इज़ ऑलवेज हैंडी फॉर एंड द बेनिफिशियल फॉर अ कंट्री एंड ऑब्वियसली फॉर एन इकोनॉमी। एक्सपोर्ट के हवाले से फॉरेन एक्सचेंज क्योंकि मुल्क में आता है, जैसे अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो बेसिकली हम बहुत सी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं जिसके लिए फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, डॉलर्स चाहिए, यन चाहिए या ऐसी करेंसी जिसके अंदर हम इंपोर्ट करते हैं। अब वो क्योंकि हम ख़ुद प्रिंट नहीं कर सकते, हमें वो तभी मिल सकती है जब हम उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट करें। सो बेसिकली जब हम एक्सपोर्ट करते हैं हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आता है और उस फॉरेन एक्सचेंज से फिर हम अपनी इंपोर्ट की ज़रूरियात जो है वो पूरी करते हैं। इसके अंदर बैंक के अलावा जो इकोनॉमी है या जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक सेंट्रल बैंक है या इसी तरह जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी कोशिश ये होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज अर्न करें ताकि हमारी दूसरे मुल्कों पर डिपेंडेंसी कम हो सके और हमारा मुल्क या इकोनॉमी या कंट्री ग्रो कर सके। अब गवर्नमेंट की क्योंकि ख़ुद ये कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज आए और वो आएगा जब एक्सपोर्ट होगी, तो इस हवाले से गवर्नमेंट एक्सपोर्टर्स को फैसिलिटेट करने के मुख्तलिफ़ तरीक़ों से फैसिलिटेट करती है, जिसमें से एक तरीका कम मार्कअप के ऊपर या कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर लोन देना भी है। उस हवाले से ये अब हम एक्सपोर्ट बेस्ड फैसिलिटीज़ पढ़ रहे हैं जिसमें एक्सपोर्टर को फैसिलिटेट किया जाता है। इसमें से एक फैसिलिटी फाइनेंस अगेंस्ट पैकिंग क्रेडिट है। प्री शिपमेंट से मतलब ये है कि अगर एक्सपोर्टर को कोई ऑर्डर मिला है, अब ऐसी सूरत में लेटर ऑफ क्रेडिट किसी और मुल्क से ओपन होगा या इम्पोर्टर जो है वो हमारे मुल्क का नहीं है या इम्पोर्टर जो है वो किसी दूसरे मुल्क का है जहाँ से हमें फॉरेन एक्सचेंज आना है, बिकॉज वी आर एक्सपोर्टर नाउ। सो एक्सपोर्टर्स को फैसिलिटेट करने के लिए कुछ फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के बिहाफ पे सेंट्रल बैंक, जैसे पाकिस्तान की बात की जाए तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ये फैसिलिटीज़ ऑफ़र करता है। अब प्री शिपमेंट की बात जैसे मैं आपसे को बता रहा था कि प्री शिपमेंट के अंदर ऑर्डर आया और उस ऑर्डर की प्रेपरेशन के लिए अगर एक्सपोर्टर ने रॉ मटेरियल ख़रीदना है या कोई उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ उसको चाहिए, तो इसके लिए अगर वो फाइनेंसिंग अवेल कर रहा है बैंक से, उसको हम कहेंगे प्री शिपमेंट बेस्ड फैसिलिटी। ऑन द अदर साइड अगर शिपमेंट प्रिपेयर हो गई है और वो शिपमेंट को भेज दिया गया है बाहर और उसकी पेमेंट जो है लेट से वो 1 माह 2 माह 3 माह के बाद आनी है और इन बिटवीन एक्सपोर्टर जो है वो आउट ऑफ पॉकेट है या आउट ऑफ फंड्स है और उसको किसी और ऑर्डर के लिए कुछ पैसे रिक्वायर्ड हैं या एक चीज़ बन गई है उसकी क्योंकि पेमेंट जो है वो भी मौसूल नहीं होनी,
तो इन बिटवीन उसको एक्सपोर्टर को फैसिलिटेट करने के लिए जो फैसिलिटी दी जाती है उसको हम फिर कहते हैं पोस्ट शिपमेंट फैसिलिटी। सो दिस इज़ द डिफरेंस। प्री शिपमेंट में वो रॉ मटेरियल के लिए या उसको ऑर्डर को फुलफ़िल करने के लिए जो भी उसकी फॉर्मेलिटीज़ या रिक्वायरमेंट्स हैं उसके लिए अगर वो फंडिंग ले रहा है, फाइनेंसिंग ले रहा है, तो वो प्री शिपमेंट फैसिलिटी है। ऑन द अदर साइड अगर वो शिपमेंट कर चुका है और आउट ऑफ पॉकेट है, इन बिटवीन उसको फ़ंड्स चाहिए, तो उस चीज़ के लिए अगर उसको फ़ंड किया जा रहा है या बैंक से वो फाइनेंसिंग ले रहा है तो उसको हम पोस्ट शिपमेंट कहेंगे। सो पहले प्री शिपमेंट के हवाले से FAPC 1 की बात करते हैं। नाउ प्री शिपमेंट फैसिलिटी अंडर पार्ट 1 प्रोवाइडेड टू द एक्सपोर्टर टू फाइनेंस एक्सपोर्ट अंडर SPP एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम। से जो स्टेट बैंक की एक्सपोर्ट EFS है या एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम्स है, इनके अंदर डिस्काउंटेड रेट के ऊपर एक्सपोर्टर को फैसिलिटेट किया जाता है। डिस्काउंटेड रेट से मतलब ये है कि अगर एक नॉर्मल कंपनी या कोई इंडिविजुअल बैंक से लोन लेता है और जस्ट फॉर एग्जांपल उसको काइबर प्लस 3% पे लोन दिया जा रहा है या 10 या 12% पे लोन दिया जा रहा है, तो एक्सपोर्ट को फैसिलिटेट करने के लिए, क्योंकि मार्केट जब हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो फिर सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि बहुत से मुल्क उस कंपटीशन में आ जाते हैं और क्वालिटी के साथ साथ प्राइस में भी कंपटीशन होता है। सो एक्सपोर्टर की जो प्राइस है या जो उसकी कॉस्ट है उसको कम करने के लिए स्टेट बैंक ये स्कीम प्रोवाइड करता है कि कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एक्सपोर्टर को लोन दिया जाए ताकि ओवरऑल उसकी कॉस्ट कम आए और कॉस्ट कम आने की वजह से मार्केट के अंदर, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर वो कम्पीट कर सके और उसकी एक्सपोर्ट को जो है वो फाइनलाइज किया जा सके। अब ऑब्वियसली जब एक्सपोर्ट होगी तो उसके अगेंस्ट कोई ना कोई फॉरेन एक्सचेंज मुल्क में आएगा जो एक्सपोर्टर के लिए भी बेनिफिशियल है और उस इकॉनमी के लिए या उस कंट्री के लिए भी बेनिफिशियल है। सो इसलिए डिस्काउंटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर उसको लोन दिया जाता है। अब ऐसी सूरत में FAPC 1 जो है उन कस्टमर्स को अलाउ किया जाता है जिनके पास कंफर्म्ड एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मौजूद हैं, यानी कि लेटर ऑफ क्रेडिट मौजूद है। वो बैंक के पास विद द प्रूफ आते हैं कि ये लेटर ऑफ क्रेडिट हमारे पास मौजूद है जो किसी दूसरे मुल्क के इंपोर्टर ने इशू किया। इन अदर वर्ड्स हमें वो शिपमेंट प्रिपेयर करनी है और वो शिपमेंट बना के एक्सपोर्ट करनी है और एक्सपोर्ट के बाद हमें उसकी पेमेंट मौसूल होगी। ऐसी सूरत में बैंक उसका एक कंप्लीट केस बना के केस बनाने से मतलब ये है उसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन करता है जिसमें लेटर ऑफ क्रेडिट जो मौजूद है उसमें फॉर्म E एक होता है जो एक्सपोर्टर को इशू किया जाता है, जो कि एक एविडेंस या रिकॉर्ड में चीज़ लाई जाती है कि इस इंडिविजुअल ने इस ऑर्डर की बेस के ऊपर या इस लेटर ऑफ क्रेडिट की बेस के ऊपर हमसे डिस्काउंटेड रेट के ऊपर फाइनेंसिंग रिक्वेस्ट की है। सो वो सारी चीज़ें मिला के स्टेट बैंक को केस भिजवाया जाता है। स्टेट बैंक उसको अपने एज़ पर रूल्स के अकॉर्डिंगली अलाउ कर देता है। तो ऐसी सूरत में जो एक नॉर्मल इंडिविजुअल को महंगा लोन मिलना था या ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलना था, एक्सपोर्टर को उस ऑर्डर की बेस के ऊपर स्टेट बैंक डिस्काउंटेड रेट के ऊपर लोन अलाउ कर देता है। लेट से अगर मार्केट में रेट 10 और 11% है तो डिस्काउंटेड रेट पे उसको 4 और 5% पे लोन दे दिया जाता है। सो दिस इज़ FAPC 1। ये केस टू केस बेसिस पे होता है। केस टू केस बेसिस से मतलब कि एक ऑर्डर मिला है एक्सपोर्टर को, उस ऑर्डर का एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल केस बना के एक्सपोर्टर बैंक को अप्लाई करता है और बैंक आगे स्टेट बैंक को अप्लाई करता है और स्टेट बैंक उसको अलाउ कर देता है। दैट मीन्स केस टू केस बेसिस। सो दिस इज़ FAPC 1। On the second scenario, which is FAPC 2, it is again a pre-shipment facility under FAPC Part 2 provided to the exporter. इसके अंदर केस टू केस बेसिस की बजाय एक सर्टन लिमिट एक्सपोर्टर को या कस्टमर को दे दी जाती है। यानी कि अगर एक ऐसा कस्टमर है जिसके बहुत से एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं, वो एक बड़ा क्लाइंट है या डेली बेसिस के ऊपर उसको एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मिलते हैं, तो ऐसी सूरत में अगर वो हर वक्त केस टू केस बेसिस पे अप्लाई करेगा तो इट ऑब्वियसली इज़ टाइम टेकिंग प्रोसेस कि वो उसको ऑर्डर मिलेगा, फिर वो उसका केस प्रिपेयर करके बैंक को अप्लाई करेगा, बैंक स्टेट बैंक को अप्लाई करेगा, ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम। सो ऐसी सूरत में FAPC 2 एक फैसिलिटी मौजूद है जिसके अंदर स्टेट बैंक्स को एक सर्टन लिमिट, लेट से 500 मिलियन, 1 बिलियन, 2 बिलियन, 3 बिलियन, एक सर्टन लिमिट अलाउ कर देता है कि अब आपको एक सर्टन लिमिट अप्रूव कर दी गई है। केस टू केस बेसिस का रिकॉर्ड ज़रूर मौजूद रहेगा कि किस ऑर्डर के अगेंस्ट कितनी फाइनेंसिंग की गई है। हर ऑर्डर के अगेंस्ट एक फॉर्म E, जैसे मैंने आपको बताया, वो इशू किया जाएगा सो दैट के रिकॉर्ड रखा जा सके कि किस ऑर्डर के अगेंस्ट कितनी फाइनेंसिंग की गई थी डिस्काउंटेड रेट पे, उसकी पेमेंट क्या आई भी है मुल्क में या नहीं आई, वो ऑर्डर कैंसिल तो नहीं हो गया। सो ये सारी सिचुएशन के अंदर, बट द डिफरेंस बिटवीन द टू इज़ FAPC 1 के अंदर हर
केस एक नया केस ट्रीट किया जाएगा और उसको जब तक अप्रूवल नहीं होता तब तक डिस्काउंटेड रेट के ऊपर वो लोन नहीं, डिस्काउंटेड रेट मतलब उस पर अप्लाई नहीं किया जाता। बट ऑन द अदर साइड जो FAPC 2 है, इसके अंदर लेट से 500 मिलियन की एक कस्टमर को लिमिट मिल गई है और उसके पास अब अगर 50 मिलियन का कोई ऑर्डर आया है, लेटर ऑफ क्रेडिट मौसूल हुआ है उसको, जिस पे उसने शिपमेंट प्रिपेयर करनी है, तो ऐसी सूरत में वो उस 500 मिलियन में से 50 मिलियन को यूज़ कर लेगा, उसको केस अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। सो उसका जो टाइम है, टाइम कंजम्पशन, वो बच जाएगी और केस टू केस बेसिस की बजाय उसी ब्लैंकेट अप्रूवल के अंदर या उसी 500 मिलियन के अंदर वो जितने मर्ज़ी ऑर्डर रिसीव करके प्रिपेयर करेगा और बैंक से अगर वो फंडिंग ये अवेल कर रहा है तो उसके ऊपर डिस्काउंटेड रेट ही लगेगा। बट इसके अंदर ऑब्वियसली एक रिक्वायरमेंट कुछ ऐड इस तरीके से होंगी, क्योंकि केस टू केस बेसिस पे अप्रूवल नहीं हो रहा, तो कस्टमर ऐसा तो नहीं कि वो एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स के बगैर ही उस लिमिट को यूज़ कर रहा है। सो एक तो वो केस टू केस अप्लाई चाहे नहीं करने पड़े, बट बैंक को उसका रिकॉर्ड रखना है। सिमिलरली एक्सपोर्टर को उसका रिकॉर्ड प्रोवाइड करना है कि किस ऑर्डर के अगेंस्ट वो लिमिट जो है वो यूज़ की जा रही है, नंबर 1। नंबर 2, जितनी भी लिमिट दी जाएगी उस कस्टमर को, देयर इज़ अ कंडीशन कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर वो अपनी एक जितनी उसने लिमिट अवेल की है उसके डबल उसको एक्सपोर्ट करनी है। जैसे मैंने आपको बताया, लेट से एक कस्टमर को 500 मिलियन की लिमिट दे दी गई है, तो नेक्स्ट ईयर के अंदर अंदर उसको उस लिमिट के डबल, दैट मीन्स 1 बिलियन की एक्सपोर्ट करना मैंडेटरी है। सो दिस इज़ फाइनेंस अगेंस्ट पैकिंग क्रेडिट 2। सो द बोथ द फैसिलिटीज़ FAPC 1 and 2 is for pre-shipment and given to the exporters, but the difference between the two is FAPC 1 is given on discounted rate on case to case basis, whereas when we talk about the FAPC part 2, it is a blanket limit in which the customer can avail certain funding up to the maximum amount जितनी लिमिट उसको दी गई है, विद अ कंडीशन के नेक्स्ट ईयर वो उस लिमिट के डबल अमाउंट का एक्सपोर्ट करेगा। This is called FAPC part 2. Next facility that we have is FDBP, Foreign Documents Bill Purchased. इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। जो क्वेश्चंस आपके पास मौजूद हैं, जो आपने नोट कर लिए होंगे, विल हैव अ लाइव सेशन जिसमें वो आप पूछ सकते हैं, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में ठीक हो जाए। ऑलराइट जी, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।